Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we will try to understand class 9th SST Social Science worksheet number 39. Today's worksheet is also going to be quite easy one. काफ़ी आसान रहने वाली है आज की हमारी ये worksheet. In this worksheet we are going to continue our 5th chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. उसको हम continue रखेंगे and in this worksheet we will try to understand about what is ecosystem, biome and what steps are taken by the government to conserve flora and fauna. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 39. Our subject SST Social Science. In Social Science, Geography chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife is going on. Today's date 3rd of October 2020. In the first worksheet, we discussed about biodiversity. यानी biodiversity क्या होती है? Biodiversity is the combination of two words, bio plus diversity. Bio means living organism and diversity means variations. India is among the 12 मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज, यानी कि हम 12 उन देशों में आते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी अधिक है. एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड दैट 47,000 टाइप्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड अलोन इन इंडिया. 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया. इट मीन्स दैट हम अगर फ्लोरा और फोना की बात करें तो हम दोनों में ही काफ़ी रिच हैं. एंड सम प्लांट्स कॉमनली यूज्ड फॉर मेडिसिन आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स भी मिलते हैं जिनका मेडिसिनल यूज़ किया जाता है, सच एज सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार एट्सेट्रा. इनमें से अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर के आसपास की तो सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, दीज आर कॉमनली फाउंड. आप आसपास के घरों में या आसपास कहीं भी देखोगे तो ये प्लांट्स हमें मिलेंगे. इंडिया इज़ रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल टू. We are not only rich in the plants or flowering plants etc. We are also rich in the animals also. Near about 90,000 species of animals, more than 2,000 species of birds are found in our country. That constitute 13% of world's total. जो कि पूरे वर्ल्ड का 13% होता है. It means that in animals we are even more rich in दिस स्पेसीज़ की बात करें तो हम कंपेयर करें प्लांट से तो उससे भी ज़्यादा वेरिएशंस डाइवर्सिटी है वो हमारे यहाँ पे एनिमल्स की मिलती है. देर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश विच अकाउंट्स अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. लगभग 2,500 के आसपास 2,500 के आसपास जो फिश की स्पेसीज है वो भी इंडिया में मिलती है, जो कि वर्ल्ड का 12% है. एंड इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8%. इसके साथ साथ 5 to 8% वर्ल्ड्स एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मेमल्स एनिमल्स. अगर हम एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन कौन से होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं, लाइक दैट ऑफ ए फ्रॉग, ओके, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा. सो 5 to 8% एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, एंड मेमल्स ये भी इंडिया में मिलते हैं. So overall we can say that we are quite rich in both flora as well as in fauna. Elephant is the most majestic animal among the mammals. अगर mammals में सबसे powerful animal की बात करें that is the animal elephant. And elephant कहाँ मिलता है? Elephant is generally found in the hot and humid forest में, यानी जहाँ पे temperature high हो लेकिन रेनफॉल अच्छी खासी हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी हो तो वहाँ मिलता है, स्पेशली इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, Karnataka and Kerala. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972, जिसके बारे में हम लास्ट में दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं. That to protect, to conserve our flora and fauna, in 1972 Indian government enacted Indian Wildlife Protection Act. इसको इनेक्ट किया गया. इसमें क्या किया गया कि there was a totally ban on the cutting of the certain type of the trees in the particular places such as the national park जिनको establish किया गया था, तो वहाँ पर पेड़ों की कटाई पे रोक लगा दी गई. and there was also put complete ban on the hunting too in India, यानी शिकार के ऊपर भी बैन लगा दिया गया था. so this act was enacted to protect the flora and fauna. दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है वो पास किया गया था. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, अगर हम डाइवर्सिटीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं कि कैसे हम डाइवर्स हैं, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द
वर्ल्ड वे बोथ लॉयन एंड द टाइगर्स आर फाउंड। हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल इंडिया में मिलते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड का अकेला देश है जहाँ पे बोथ लॉयन और टाइगर्स मिलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयंस इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स कि गिर फॉरेस्ट वहाँ पे इंडियन लॉयन मिलता है, अकेला वही है फॉरेस्ट। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, इन द सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल, हिमालयन रीजन एट्सेट्रा। टाइगर की बात करें तो ये काफ़ी सारे स्टेट्स में मिलते हैं, एमपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड इन द हिमालयन रीजन टू। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल आर फाउंड इन द रिवर्स, लेक्स एंड सी एरियाज ऑफ इंडिया। ये ऑल अराउंड इंडिया में सभी जो पार्ट है वहाँ पे मिलते हैं। एंड घड़ियाल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रोकोडाइल स्पेसीज का ही आ जाता है घड़ियाल। एंड फाउंड ओनली इन इंडिया, जो केवल इंडिया में ही मिलता है पूरे वर्ल्ड में। मैनी कलरफुल बर्ड आर फाउंड इन इंडिया। काफ़ी सारे कलरफुल बर्ड्स भी इंडिया में मिलते हैं। पीकॉक, डक, पैरट, मैना, क्रेन्स, पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड स्पेसीज दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। यानी जहाँ थोड़ी सी मॉइस्चर ज़्यादा रहता है वहाँ पर ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। मैनी इंसेक्ट हेल्प इन द pollination of crops and the fruit trees and exert biological control on such insects is which are harmful। अब अगर हम पार्ट की बात करें, अभी तक हमने बात की कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं। पहले हम बात कर चुके हैं प्लांट्स के बारे में और आज हमने डिस्कस किया कि कैसे वी आर रिच इन द एनिमल्स टू। एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी हम काफ़ी रिच है और काफ़ी डाइवर्स जो स्पेसीज़ है वो इंडिया में मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। 2 कारण है हमारे पास कि इनको कंजर्व करने के, इनको प्रोटेक्ट करने के, कि वी शुड प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। आपने साइंस में फूड चेंज पढ़ा होगा, तो फूड चेंज में अगर किसी को अगर हम हटा दें तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। सो सेम थिंग इज दैट वी नीड टू कंजर्व दिस बोथ फ्लोरा एंड फौना फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। Second, many of the insects, animals are directly and indirectly helpful to us। चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि दीज सम इंसेक्ट्स आर वेरी हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैनी इंसेक्ट्स आर देयर, इफ़ वी कट डाउन फ्रॉम दैट फूड चेन से उनको अगर हटा दें, हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, सर्टेन टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। So for 2 reasons we need to protect, we need to conserve these animals particularly, because for the ecological balance के लिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। Second, these are directly और indirectly helpful to us, यानी कि डायरेक्ट हैं कुछ तो और कुछ इनडायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं। ओके, हैंस कंजर्वेशन इज इसेंशियल, इसलिए कंजर्वेशन है वो ज़रूरी है। हम लास्ट में डिस्कस करने वाले कि कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है, इंडिया में एक स्टेप्स क्या उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। द मेजर रीजन फॉर द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम इज एक्सेसिव हंटिंग बाय ग्रेडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पज। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इम्बैलेंस है। नाउ इट इज़ द मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज ऑफ द एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, काफ़ी सारी स्पेसीज है वो गायब हो चुकी है। यानी कि दीज आर द एक्सटिंक्ट स्पेसीज जिनको हम बोलते हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं कि डायनासोर होता था। हालांकि ये कहा जाता है कि डायनासोर गायब हुए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट, लेकिन पिंक हेड डक होती थी हमारे इंडिया में, गायब हो चुकी है। अगर हम हमारे पीकॉक को देखना चाहें तो दर्शन काफ़ी दुर्लभ हो गए उनके भी। सो इसके कारण क्या है कि क्यों ये गायब होते जा रहे हैं, क्यों इनकी संख्या वो कम होती जा रही है। सो फर्स्ट मेजर रीजन फॉर दिस इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम और द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के डिप्लेशन की यानी विनाश की बात करें, दैट इज़ द हंटिंग। हंटिंग बड़ा कारण है कि दैट हंटिंग बाय द ग्रीडी हंटर्स फॉर द कमर्शियल पर्पज, मेनी एनिमल्स आर देयर विच आर हंट बाय दीज हंटर्स। एंड वाई, बिकॉज दीज एनिमल्स आर इन ह्यूज डिमांड इन द फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इनकी, इसलिए उनकी हंटिंग की जाती है। सेकेंड, पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो उसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एंड पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्मफुल फॉर द सर्टन स्पेसीज ऑफ द इंसेक्ट्स, सर्टन स्पेसीज ऑफ द बर्ड्स
एंड फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ द प्लांट्स टू, वो गायब हो चुके हैं क्योंकि पॉल्यूशन के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाए। कीकर, सुना नाम? कीकर बबूल होती है, एक पेड़ होता है जो काफ़ी वाइड लेवल पे होता था, रोड के दोनों साइड में लगाए जाते थे। अगर नहीं सुना है तो आप गूगल बाबा को बोलिए कि कीकर, तो वो आपको फ़ोटो दिखा देंगे। कीकर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। दे आर हैविंग दिस प्लांट आर हैविंग द सर्टेन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इशू विद द पॉल्यूशन। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लांट है जो ख़त्म हो गए, काफ़ी सारे बर्ड्स है वो ख़त्म हो गए। जैसे मोबाइल टावर जब से हमने सेटअप किए हैं, जो स्पेरोज़ होती थी घर में आती थी, ख़त्म हो गई है। किसी ने देखी है? नहीं देखी होगी। सो पॉल्यूशन इज ऑल्सो द मेजर कॉज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसके कारण भी ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी सारे लॉस हुआ है। एसिड डिपॉजिट is also responsible for that one. Introduction of alien species and reckless cutting of the forest to bring land under the cultivation. इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज। एलियन स्पेसीज किनको बोला गया? फॉरेन स्पेसीज। दैट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू वी ब्रोट एलियन स्पेसीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड रिप्लेस देम विद दैट ऑफ इंडियन स्पेसीज। इंडिजीनियस स्पेसीज जो देशी थी उनको हमने रिप्लेस कर दिया, उखाड़ दिया उनको। क्या हुआ? वो पेड़ गायब हो गए, धीरे धीरे प्लांट्स गायब हो गए। सो दैट टू इज़ द रिप्लेसमेंट और द इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पेसीज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ द प्लांट्स है वो गायब हो चुके हैं। इसके साथ साथ कटिंग ऑफ द ट्रीज टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन। आज़ादी के बाद क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पेट, मतलब ज़्यादा खाने वाले। सो वी नीड टू एक्सपेंड आवर एग्रीकल्चर लैंड। हमें एग्रीकल्चर लैंड को फैलाना पड़ा और उसके लिए क्या किया गया? हमने जंगलों को काट दिया। सो कटिंग ऑफ द ट्रीज टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द कोज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अब पेड़ों को कटने से सिर्फ ये नहीं कि कुछ पेड़ गायब हुए हैं, इनके कटने से हैबिटेट गायब हुआ है, नेचुरल हैबिटेट किनका? वाइल्ड लाइफ का। एंड they have to face the people of the urban area, rural areas, और मार दिया गया उनको। ओके, तो एक ये भी कारण है। एंड इनहेबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बेलेंस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन इकोसिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर एंड इनहेबिटेंट। इसके साथ साथ जो इनहेबिटेशन किया जा रहा है किसके कारण? ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके साथ अगर और हम रीजन जोड़ें, यानी कि अभी तक हमने कौन से कारण किया कि क्यों ये ख़त्म हो रहे हैं? पहला हमने किया है हंटिंग, सेकंड जो कोज है दैट इज़ द पॉल्यूशन, थर्ड वन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज, फोर्थ है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, फिफ्थ वन है दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन वी नीड मोर हाउसेज, एंड फॉर द पर्पज ऑफ द हाउसेज वी क्लियर द फॉरेस्ट एरिया। हमने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया। इफ़ यू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स से आप अगर पूछोगे तो आपको बताएंगे ये जो द्वारका है, ये जो रोहिणी है, ये जो लक्ष्मीबाई नगर है, ये जो यमुना विहार है, यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, कहाँ गए? गायब हो गए ड्यू टू द इंक्रीजिंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन। वी नीड हैबिटेट, और हमने कट कर दिया। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द कोज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन, ड्यू टू द डेवलपमेंट, ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अर्बन एरियाज आर स्प्रेडिंग, फैल रहे हैं शहर, एंड फॉर दैट पर्पज टू वी क्लियर द फॉरेस्ट एरिया। हमने इसके लिए भी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया। तो फॉरेस्ट एरिया क्लियर होने का मतलब वाइल्ड लाइफ का भी क्लियर होना है। ओके, तो दीज आर द मेजर रीजन बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना और बिहाइंड द इम्बेलेंस ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम में ये गड़बड़ा कैसे गया। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यहाँ पे एक और टर्म दी गई, इकोसिस्टम क्या होता है? दैट द प्लांट्स एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन दे इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। जैसे हम किसी एरिया की दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करें। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। सो इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। मीन्स द प्लांट, एनिमल्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट दे इंटरेक्ट विथ
विद ईच अदर्स, दे इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर कुछ भी चेंज होता है, अगर प्लांट्स में चेंज होता है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द इन्वायरमेंट टू, इन्वायरमेंट भी बदलेगा। तो इसे बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम क्लियर। द प्लांट, एनिमल्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्लाइमेट आ गया, हमारी लैंड आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ये सब कुछ आ गए। तो प्लांट, एनिमल्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट दे इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। और एक और टर्म है दैट इज द बायोम। बायोम क्या है? द लार्ज इकोसिस्टम्स आर नोन एज बायोम, यानी कि जब इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा हो जाए तो उसको हम बायोम बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं जीवोम। यानी कि दिल्ली का तो इकोसिस्टम होगा। इफ़ यू इंक्लूड यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान इन दैट वन, दैट विल बी बायोम, इसको हम बायोम बोलेंगे। ओके, तो ये हमने अभी तक समझा कि हाउ वी आर रिच इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, and then we have also discussed about the reasons behind the depletion of flora and fauna, and what is ecosystem and what is biome. Now let's discuss the one of the most important topic of this chapter, that is the steps taken by the government to protect flora and fauna. फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए? तो यहाँ फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। तो कुछ स्टेप्स उठाए गए। पहला, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड हैव बीन सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द कंट्री। 18 बायो रिजर्व्स है वो सेटअप किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रू आउट द कंट्री, और उनमें से जो 10 है दीज आर इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। इट मीन्स दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, वर्ल्ड की जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उस लिस्ट में आते हैं उनमें से 10। तो वो 10 कौन से हैं? सुंदरबन, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरीज केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तीनों स्टेट्स में फैला हुआ नीलगिरीज, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी एंड अचनकमर, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो पहला जो स्टेप उठाया इंडियन गवर्नमेंट ने टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना, दैट इज दैट इंडियन गवर्नमेंट हैव सेटअप 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया गया। यानी कि यहाँ पे क्या है? हंटिंग, कटिंग ऑफ द प्लांट्स और द ट्रीज आर नॉट अलाउड, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो एक अच्छा स्टेप है। इसमें से एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आउट ऑफ दिस 10 इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर जो रिजर्व्स की हमने बात की, 4 आर देयर इन योर मैप वर्क सिलेबस में, जो लगभग कन्फर्म होता है। दैट इज सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरीज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये आपके मैप वर्क में भी पूछा जा सकता है। तो हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना। सेकेंड जो स्टेप उठाया है कि सिंस 1992 द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू बोटेनिकल गार्डन। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ सेटअप द बोटेनिकल गार्डन टू, बोटेनिकल गार्डन है सेटअप किया गया एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग दम द फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प भी दे रही है। तो ये भी एक स्टेप है टू कंजर्व, स्पेशली द फ्लोरा है उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। थर्ड स्टेप है दैट इज सेवरल स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए गए। किसके लिए? स्पेशल प्लांट के लिए, स्पेशल एनिमल के लिए। फॉर एग्जांपल इन 1973 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया था, राइनोसोर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए कि उसी एक स्पेसी के ऊपर फोकस किया गया। ओके, उसके ऊपर फोकस किया गया ताकि उसको कंजर्व किया जा सके। तो ये भी एक अच्छा वेलकम स्टेप था। क्लियर? यानी कि स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए। फोर्थ वन इज दैट ओवर 100 नेशनल पार्क एंड ओवर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। यानी कि जो हमने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की थी, उनके अलावा 100 नेशनल पार्क है, मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनको सेटअप किया गया है टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। इसके साथ फिफ्थ अगर पॉइंट आप ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो कि दैट गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था।
तो ये कुछ स्टेप्स उठाए हैं सरकार ने ताकि कंजर्वेशन की जाए फ्लोरा एंड फौना के। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसमें हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द स्मॉल और सेम एरिया और इन्वायरमेंट। यानी कि ये क्या है, एक कम्युनिटी है किसकी? प्लांट, एनिमल और स्मॉल ऑर्गेनिज्म सारे आ गए इसमें। ओके, किस में रहते हैं? जो सेम एरिया है या फिर इन्वायरमेंट है उसमें ये रहते हैं। एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स और स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो वो यहाँ का इकोसिस्टम हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, when was the Indian Wildlife Protection Act implemented? Why conservation of animal is necessary? तो दो क्वेश्चन है हमारे इसी सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ और एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1972। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी वर्कशीट में एनिमल वर्ड यूज़ किया गया है। सो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1972 में ये पास हुआ था ये कानून। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल इज़ मैंडेटरी फॉर 2 रीजन्स। 2 कारण है जिसके कारण हमें एनिमल्स से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ एसेंशियल फॉर द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि इनको हम बचा के रखें। सेकेंडली, वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली नेसेसरी फॉर आवर ओन लाइफ, हमारे खुद के जीवन के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वी नीड टू कंजर्व दीज एनिमल्स। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया कि डिस्क्राइब द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सरकार ने प्लांट्स और एनिमल्स को, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द कंट्री, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो सेटअप किए गए। सेकेंड, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स have been established in the country for the conservation of plants and animals। इसके अलावा 100 पार्क्स, मोर देन 100 पार्क्स है वो भी सेटअप किए गए। थर्ड, टू प्रिवेंट पॉचिंग, यानी कि इलीगल ट्रेड हम इसे कहेंगे, और हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनेक्टेड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी एक वेलकम स्टेप है, काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया गया था। फोर्थ है, स्पेशल प्रोग्राम हैव ऑल्सो बीन अंडरटेकन, काफ़ी सारे स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल एट्सेट्रा। तो ये कुछ बड़े कदम थे जो सरकार ने उठाए हैं ताकि कंजर्व किया जा सके फ्लोरा एंड फौना दोनों को। फोर्थ क्वेश्चन है इजी वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोम? बायोम क्या होता है? द लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम, जो बड़े इकोसिस्टम होते हैं उसको हम बायोम बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, जो कि आपका आंसर है वो अलग भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि एनिमल्स और बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। ओके, आंसर कैन बी वेरीज, आपका अलग भी हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से भी ये लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ सजेशन दिए। वी शुड स्ट्रांगली अपोज हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड, जो हंटिंग है उसका हमें खुलकर विरोध करना चाहिए। सेकंड, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज बिकॉज दीज आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, के नेचुरल हैबिटेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। थर्ड, वी शुड कीप वाटर ऑन द रूफ फॉर बर्ड्स इन समर, समर में हम पानी ज़रूर रख सकते हैं छत के ऊपर, बहुत छोटा सा कदम है लेकिन बहुत बड़ा कदम है। फोर्थ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वी कैन फॉर्म ए एनिमल प्रोटेक्शन टीम एट आवर ऑन लेवल, स्पेशली जो विलेज में है, रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पे हम स्पेशल एनिमल प्रोटेक्शन टीम है वो भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में है तो काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हंटिंग है वो अलाउड नहीं होती, तो ऐसा भी किया जा सकता है। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने काफ़ी कुछ समझा, हालांकि काफ़ी कॉमन सी बातें थी जो आपको मेरे से ज़्यादा और मेरे से पहले पता थी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पता है आगे निकलने का एक जादू होता है और वो जादू है स्टडी, एजुकेशन। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आगे जाओगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए।
इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे आपके एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।